So, under the umbrella of programming basics, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो भी आप आइडेंटिफायर बनाएंगे, हमने पढ़ा था ना आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर, आप जो भी आइडेंटिफायर बनाएंगे, हम उसको मीनिंगफुल बनाएंगे। तो यूज मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम्स फॉर वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड सब रूटीन्स। ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब हुआ? आइडेंटिफायर्स आर ऑल दोज नेम्स व्हिच वी एज प्रोग्रामर चूज। अब आपको ना सिस्टम में ए बी सी डी एक्स वाई जेड वाले नाम रखने का जो है ना वो एडवांटेज नहीं है। आपको नाम रखने ऐसे जो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो। ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेम से क्या मुराद होती है? सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेम से मुराद ये होती है कि आप जैसे किसी कोई वेट सेव करना चाह रहे हैं तो आप नाम रखेंगे वेट, वेरिएबल का वेट। कॉन्स्टेंट्स एंड सब रूटीन्स, सब रूटीन्स। अब वेट है, अब आपने लिखा वेट इज इक्वल टू 40.5, तो अब आप देख सकते हैं कि वेट इज अ सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेम। ऐसे ही आप एक सब रूटीन, सब रूटीन का मतलब है कोई फंक्शन आप बना रहे हैं। आप एक फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर रूट, तो आप लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 25। आपने फंक्शन का नाम इस तरह लिखा है स्क्वायर रूट, तो ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है कि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, या आपने कांस्टेंट का नाम रखा पाई। अब यूजर को खुद ही पता है कि पाई क्या है, पाई इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हो गया। अगर मैं वेट को लिखूं डब्ल्यू, स्क्वायर रूट को लिखूं एस और पाई को लिखूं पी, तो ये यूजर के लिए याद रखना, समझना, या कि जो देख रहा है आपका कोड उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये क्या है हमारे पास? मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम्स। आइडेंटिफायर नेम्स, ये कांस्टेंट है, ये सब रूटीन फंक्शन है, ये वेट जो है एक वेरिएबल है, ये इसका मतलब है। अच्छा, इसके बाद सेकंड आता है यूज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टेंट्स। व्हाट? डिक्लेयर्ड कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, अब डिक्लेयर्ड कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब है? सर्कल वाला फॉर्मूला तो बताइए क्या होता है? सर्कल वाला फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू लिखूं 3.142 मल्टीप्लाई विद आर, और स्क्वायर के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम क्या लिखते हैं, कैप। तो सिस्टम जो है ना, सिस्टम देख रहा है कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन सिस्टम प्रेफर क्या करता है कि आप इस वैल्यू को यूज नहीं करें, आप इससे पहले इस कांस्टेंट को डिक्लेयर कर दें। डिक्लेयर मतलब इसको एक नाम दे दें। आप लिखें डिक्लेयर की जगह पे हम कांस्टेंट के लिए क्या लिखते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 3.142। और आप यहां पे 3.142 के बजाय आप क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। All right, so this is what they mean by saying use declared constants. Means do not use values as constants, rather create identifier constants out of those values and use them instead. I R का मतलब जो भी रेडियस में वैल्यू होगी वो होगा, ये तो वेरिएबल है। और अगर हम पहले और दूसरे रूल को मिलाएं तो यहाँ पे देखें आर इज नॉट एन अप्रोप्रिएट चॉइस, लेकिन क्योंकि ये सर्कल वाला फॉर्मूला एवरीवन नोज अबाउट इट तो चलता है। लेकिन फिर भी अगर ये इस तरह होता पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस और पावर 2, तो फिर ये ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो गेट द आइडिया, ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब में आता है। एनोटेट कोड विथ कॉमेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ? एनोटेट कोड विथ कॉमेंट्स, इसका क्या मतलब है? जब भी आप कोड लिखें डबल स्लैश यूज करें। डबल स्लैश से ये होता है कि सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम उसको इग्नोर करता है। लेकिन जब हम अपने लिखे हुए पुराने कोड्स को दोबारा देखते हैं या कोई और हमारा कोड देखता है
तो फिर उसको पता चलता है हमने क्या इंटेंशन के साथ लिखा था। मैं आपको एक दो कोड्स दिखाता हूँ, बट दे आर नॉट मेंट फॉर यू, दे आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरीके से इनको यूज करते हैं। अब देखें ये कोड है, अब ये देखें कोड है ये कोड, दिस इज नॉट फॉर ओ लेवल, दिस इज बेसिकली हाई लेवल कोड फॉर ए लेवल, वो भी A2 के अंदर। आप ये देख रहे हैं डबल स्लैश, डबल स्लैश के मतलब है कि ये हमने क्या किया हुआ है, कोड के अंदर एक कमेंट डाला हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स। तो सूडो कोड फॉर ऑर्डरली लिंक लिस्ट, फिर हमने एक कमेंट डाला हुआ है, यूडीटी फॉर लिंक लिस्ट नोड, ये फिर हमने कोड लिखा हुआ है, फिर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल्स एंड एरे ऑफ नोड्स। इससे लोगों को जो हमारा नोड पढ़ेंगे, हमारा कोड पढ़ेंगे, उनको अंदाजा होगा कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। समटाइम्स हम लोग जो हैं वो लेंथी भी लिखते हैं, ये देखें यहाँ पे आप तफसीलन भी लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इंसर्शन यूजिंग फॉलोइंग 5 सिलेक्शन स्टेप्स, स्टेप 1, step 2, step 3, step 4, step 5. So system will not pay any attention to it because there are two slashes and that's said to be what, a comment. लेकिन जब मैं वापस आऊंगा और मैं इसको पढ़ूंगा या मेरा कोई स्टूडेंट इसको पढ़ेगा आगे चल के, तो उसको पता चल जाएगा कि नीचे जो कोड लिखा है वो उसमें हमने ये 5 चीजें जो है वो जहन में रख के लिखा है। It is basically helpful. Get the idea? So whenever we write the code, we put few comments in it. लेकिन आपके सिलेबस में पता है क्या होगा, आपके पेपर में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, उसमें तो कमेंट के मार्क्स हैं, बाकी सब में नहीं है। तो जो आप लास्ट वाला क्वेश्चन लिखेंगे ना, उसमें आप कमेंट्स डालिएगा, ठीक है। सो गेट द आइडिया व्हाट इज कमेंट, राइटिंग कोड, मीनवाइल आप उसके अंदर कमेंट्स डालें ताकि आपको पता चले कि ये जो है वो क्यों आपने कोड लिखा था या क्या सोच के लिखा था, या आप उसको डालें ताकि आप जब अपने कोड को वापस देखें तो आपको याद आए कि आपने क्यों लिखा था, या कोई और देखे तो आपके कोड को वो उन हिंट्स के साथ, उन चीजों के साथ समझ सके, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एनोटेट। एनोटेट का मतलब तो आपको पता है कि एनोटेशन हम करते हैं, राइट समथिंग अबाउट समथिंग ऑन समथिंग। ऑलराइट, इसके बाद आता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन ये होता है कि कुछ हमारे पास कोड ब्लॉक्स होते हैं, जैसे फॉर और नेक्स्ट है, उसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे आगे करके लिखेंगे। तो इंडेंटेशन में हम लिखते हैं कि इंडेंट, इंडेंट कोड विद इन आइट्रेशन एंड सिलेक्शन, इंडेंट कोड विद इन आइटरेशन एंड सिलेक्शन, इंडेंट कोड विद इन आइटरेशन एंड सिलेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम वापस उसी पे आ रहे हैं जो अभी हमने कोड देखा था, और मैं आपको बताऊं कि इंडेंटेशन क्या होती है। अब आप देखें इस कोड में, यहाँ मैंने लिखा हुआ है प्रोसीजर और यहाँ पे एंड प्रोसीजर, तो इसके अंदर मैंने हर चीज आगे बढ़ा के लिखी हुई है, 4 स्पेसेस आगे बढ़ा के लिखे हुए हैं। और इसी तरीके से अगर आप फॉर और एंड फॉर को देखेंगे तो इसमें भी मैंने फिर 4 स्पेसेस आगे बढ़ा के लिखी हुई है। इससे रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट। हमें आगे चल के अभी अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर के एंड में हमें कंस्ट्रक्ट पढ़नी है। हाँ? जब आप फॉर और एंड फॉर लिख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्ट है कि फॉर और एंड फॉर के बीच में कोई काम जो होगा वो 6 बार होगा, तो ये जो काम है वो हम आगे बढ़ा के लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये फॉर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। सही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें इफ देन एल्स, यहाँ पे हमने इफ लिखा और इफ और एल्स के बीच में जो लिखा उसको आगे इंडेंट कर दिया। अब इसी तरीके से ये एल्स और एंड इफ के बीच में जो कुछ भी मैंने लिखा वो देखें ये सब आगे हुआ हुआ है, ये अलाइन हुआ हुआ, और इस इफ और एल्स इफ के बीच में भी अलाइन हुआ हुआ है, और इस एल्स इफ और इफ के बीच में भी अलाइन हुआ, वाइल और एंड वाइल के बीच में और अलाइन हुआ हुआ है। तो दिस इज बेसिकली एक तरीका है कि जब आप लिखें तो अंदर लिखें, वाइल और एंड वाइल के बीच में भी अंदर कर दें, इफ और एंड इफ के बीच में भी अंदर कर दें। सो दिस इज सेड टू बी इंडेंटेशन। इट है ये एनोटेशन। हाँ, ये कोडिंग नहीं है, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, एनोटेट, एनोटेट कोड विद कमेंट्स। कमेंट्स जो हो सकते हैं वो इन लाइन भी हो सकते हैं और बिफोर लाइन। ये बिफोर लाइन है, ये इन लाइन है, लेकिन इसमें ये होगा सिस्टम यहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही उसको डबल स्लैश मिलेंगे उनको छोड़ देगा। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। लेकिन इसके बाद अगर आप कोड लिखेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद फिर वो, हाँ, फिर वो लाइन कंटिन्यू करेगी तो उसमें कोड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो गेट द आइडिया।
ये जो हम फासले छोड़ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? अब हमें पता चल रहा है कि इफ और एल्स के बीच में सब कुछ आगे बढ़ा हुआ है, एल्स और एल्स इफ के बीच में सब कुछ आगे बढ़ा हुआ है। ये है क्या? ये कोड बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लिंक लिस्ट, ये उसका कोड है। लिंक लिस्ट आपने कभी प्रिंटिंग की है? बिल्कुल की होगी। अगर आप एक से ज्यादा प्रिंटिंग भेज दें तो डेटा लिस्ट एक लिंक लिस्ट में लग जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा होता है, तो ये उसमें स्ट्रक्चर यूज होते हैं। ये बेसिकली प्योर कंप्यूटिंग है, ये हम बहुत आखिर में जाके पढ़ते हैं। ठीक है ना? आपने क्यू पढ़ा है, क्यू समझा है, क्यू देखी है, क्यू में लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसके अंदर एक और डाटा स्ट्रक्चर होता है, तो ये लिंक लिस्ट कहलाता है, ऑर्डरली लिंक लिस्ट है। बहरहाल इसका आपके सिलेबस से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम लोग जो हैं वो सिर्फ मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रिटन कोड्स हैं, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कैसे हम बीच में कमेंट डालते हैं, ऐसे इंडेंट करते हैं, आप भी करेंगे। आपका जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो अल्टीमेटली जाके एक पेज का तो बनेगा ना, या 1.5 पेज का, तो उसमें तो आप ऐसे ही कोड लिख रहे होंगे। होपफुली यू विल बी एबल टू डू दैट बाय द एंड ऑफ जैन। ठीक है, अच्छा इंडेंटेशन हो गई। अच्छा, इंडेंटेशन के बाद गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस में आपके पास जो है वो हो गया स्प्लिट द कोड इनटू मॉड्यूल्स। हाँ, आइटरेशन का मतलब लूप, तो किसी भी काम को हम बार बार कर रहे हैं, वाइल एंड वाइल, फॉर नेक्स्ट, ये पढ़ना है हमें अगली क्लासेस में। तो हमारे पास क्या हुआ? स्प्लिट द कोड इनटू मॉड्यूल्स, स्प्लिट द कोड इनटू मॉड्यूल्स व्हेन पॉसिबल। ऑलराइट, क्या मतलब है इस चीज का? मॉड्यूल्स क्या होते हैं? बजाय एक आदमी पूरा एक बहुत बड़ा कोड लिखे, हम उस कोड को ब्रेक करके लोगों में डिवाइड कर दें, हर कोई अपनी एक्सपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोड लिखे, तो वो जो पार्ट ऑफ द कोड एवरीवन वुड बी डेवलपिंग इज कॉल्ड सब रूटीन। वो एक फंक्शन भी हो सकता है कि भाई तुम जो इनपुट का फंक्शन लिखो, तुम जो हो कम्युनिकेशन का फंक्शन लिखो, तुम जो हो इंटरफेस का पार्ट लिखो। तो ये जो हम काम, एक बड़े काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स या सब रूटीन्स। अब मैं उसकी भी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे, ये प्रोसीजर है, ये किसका? ये प्रोसीजर है इनिशियलाइजेशन का। तो हमने इसको यहाँ पे कहीं आगे जाके कॉल करना है कि भाई इनिशियलाइज कर दो। इसी तरीके से ये प्रोसीजर किसका है? इंसर्ट न्यू नोड इनटू लिंक लिस्ट का। तो ये देखिए, ये प्रोसीजर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये एक मॉड्यूल है। ये एक फंक्शन है, डिलीट अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट का। तो ये आप जो है वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे आपका ये फंक्शन एंड हो रहा है। तो ये हमने प्रोग्राम को एज ए सिंगल प्रोग्राम नहीं लिखा, बल्कि हमने इस प्रोग्राम को एज नंबर ऑफ पार्ट्स इन द प्रोग्राम लिखा है। तो ये जो पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम है, जैसा कि ये इनिट लिखा हुआ है, ये मॉड्यूल सब सब रूटीन्स कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं, प्रोसीजर्स कहलाते हैं। ये हमें अल्टीमेटली आगे चल के लर्न करना है। सो व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम इनटू पार्ट्स, दिस इज सेड टू बी मॉडर्नाइजेशन, डिकम्पोजिशन। ये हमें पढ़नी है, आगे चल के हम देखेंगे। ऑब्वियसली ये वाला प्रोग्राम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, लेकिन आपको ये काम करना है। तो ये है कुछ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। ऑलराइट, अच्छा, अब हम जो है कमेंट्स डिस्कस हम कर चुके हैं, इंडेंटेशन भी हमने उसमें कर ली डिस्कस, कमेंट्स के बाद इंडेंटेशन वगैरह सब हो गई है। अब डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, तो ये हमारे बेसिक्स का लास्ट पार्ट है, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, फिर हमारे पास बेसिकली प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम जो है वो कंस्ट्रक्ट्स पढ़ेंगे, यही फॉर नेक्स्ट आइटरेशन की, वाइल। हाँ, वो कोडिंग अभी थोड़ा सा स्टार्ट होने में और टाइम लगेगा, 1-1.5 हफ्ता। पहले हम उसके सारे बेसिक्स कवर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग दैट। जी जनाब मिकाइल साहब, आपने बहुत दिनों से बहुत सवाल नहीं किए। ही यूज्ड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चन। अब क्या हो गया, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में? है ना? क्वेश्चन नहीं है। अच्छा देखें, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं। ये हमने डेटाबेसेस में भी डिस्कस किया है, सही है ना? वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि चेकिंग द डेटा अगेंस्ट द सोर्स। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, वैलिडेशन
and verification are two ways are two ways to check that the data entered into the computer is correct. Is correct because data entered incorrectly is of little use. किसी काम के हमारा वो नहीं है। आपने वो देखा है? अब ये वेरिफिकेशन वो नहीं है, जो आप जिस चीज को रेफर कर रहे हैं ना वो वैलिडेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट लीव दिस फील्ड ब्लैंक। ऑलराइट, है ना? जी, आप क्या कह रहे हैं शाह? हाँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है वेरिफिकेशन में देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पहले हम कर लेते हैं जी। डबल एंट्री वेरिफिकेशन हम पहले कर लेते हैं। Verification is performed to ensure that the data entered that the data entered exactly matches the original source. The original source। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आप नादरा गए होंगे अपने CNIC बनवाने के लिए, ठीक है ना? कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिफिकेशन। तो उन्होंने आपको सीट्स पे बिठाया होगा, आप एक सीट पे गए होंगे, कुछ डाटा, फिर दूसरा डाटा, फिर तीसरा डाटा, अल्टीमेटली आप एंड में पहुंचे। तो वहां पे जो भी बंदा या बंदी बैठे हुए होंगे, उन्होंने आपको एक प्रिंट आउट दिया होगा और आपसे कहा होगा इसको पढ़ के इस पे साइन कर दें। दैट साइनिंग इज वेरिफिकेशन। Basically what they are doing, they are checking the data against the source, and who is the source of the data? आप लोग। Verify, this is verification। Second is, let's say आप कॉलेज में दाखिला लेने जा रहे हैं। तो कॉलेज में क्या हुआ कि कॉलेज में से किसी ने आपके रिजल्ट्स आपके स्कूल को और ब्रिटिश काउंसिल को भेज के क्या किए? वेरीफाई, चेकिंग द डेटा अगेंस्ट द सोर्स। तो दिस इज द सोर्स। गेट द आइडिया? लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब सारा डेटा एंटर हो जाता है उसके बाद हर फील्ड पे जो चेक होता है वो वैलिडेशन है। जब कंप्लीट रिकॉर्ड पे चेक होता है तो वो होता है वेरिफिकेशन। सही है? तो आपके पास पूरा डेटा चला गया, पूरा डेटा एंटर हो गया, चला गया से मुरा क्या कि कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर कर दिया। तो वेरिफिकेशन जो होती है ना, वो लेट से दो तरह की हो सकती है। एक वेरिफिकेशन हो गई आपकी डेटा ट्रांसफर पे। डेटा ट्रांसफर, ट्रांसफर मींस डिजिटली ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर जो हो रहा है डिजिटली, वो कौन सा हो रहा है? कंप्यूटर से कंप्यूटर, वाईफाई से हो रहा है, ब्लूटूथ से हो रहा है, किसी से भी हो रहा है। तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो चेक होता है वो होता है पैरिटी चेक। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, पैरिटी चेक। और दूसरा जो है वो क्या है? चेकसम। जो जो हाँ, जो डेटा ट्रांसफर हो गया अब उसको हम ओवरऑल डेटा ही कंसीडर करेंगे ना, तो वो पूरा चेक होगा। और फिर दूसरा जो है वो मैनुअल डेटा एंट्री है। मैनुअल डेटा एंट्री में जो हमारे पास चेक होते हैं वो दो हैं। तो ये जो पैरिटी
चेक और चेक सम है ना, इसको हम डेफर करते हैं, ये जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे उसके अंदर हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा फोकस है वो ज्यादातर वैलिडेशन के ऊपर होगा। तो दूसरा हमारे पास क्या है, डबल एंट्री। डबल एंट्री और हमारे पास दूसरा है विजुअल चेक। ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो डबल एंट्री में क्या होता है कि जो पूरा रिकॉर्ड है, याद रखिएगा कंप्लीट रिकॉर्ड, वो कोई बंदा 2 बार डाले सिस्टम में और सिस्टम उसको चेक करे कि दोनों बार एक ही हुआ है। अच्छा, आई एम 100% श्योर है आपके जहन में क्या आ रहा होगा, प्लीज री एंटर योर पासवर्ड, री एंटर योर ईमेल। ये वेरिफिकेशन नहीं है बेटे, नहीं है। जब पूरा डेटा पूरा रिकॉर्ड डाला जाए, जो आप कह रहे हैं ना प्लीज री एंटर योर पासवर्ड या री एंटर योर ईमेल, ये वैलिडेशन है। वैलिडेशन इंडिविजुअल डेटा आइटम की एंट्री पे होती है, पूरे पे क्या होती है, डबल एंट्री। डबल एंट्री में ये होगा कि मैंने शाम को बोला आप भी पूरा रिकॉर्ड एंटर करो, मैंने मिकाइल को भी बोला पूरा रिकॉर्ड एंटर करो, फिर कंप्यूटर मैच करेगा कि दोनों ने एक ही डेटा डाला है। कंप्लीट डेटा, कंप्लीट record, दैट इज डबल एंट्री। आइदर द सेम मैन, सेम पर्सन entering it twice, or two different persons are entering the same data and computer is matching. So this is called double entry. So entering the data twice and comparing the two copies, this effectively doubles the workload, as the most people are paid by the hour, it cost more too. ठीक है, दूसरा विजुअल चेक। कंप्लीट डेटा नहीं है बेटा, ईमेल एंड पासवर्ड एक एक फील्ड में डेटा आप डाल रहे हैं। आप जब पूरा फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद दोबारा पूरा फॉर्म फिल करें ऑनलाइन। ये सही है, ठीक है। जब आप किसी एक फील्ड को 2 बार इनपुट करवाते हैं तो दैट इज बेसिकली वैलिडेशन। जब आप पूरे रिकॉर्ड को 2 बार इनपुट करवाते हैं तो दैट इज डबल एंट्री। ठीक है, विजुअल चेक। विजुअल चेक आपने जो नादरा में साइन करा फॉर्म देखकर, वो विजुअल चेक है। या विजुअल चेक क्या होता है, जब आपने पूरा रिकॉर्ड एंटर कर लिया उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट करके चेक करें कि मैंने सही एंटर किया या नहीं किया, या आप ऑन स्क्रीन करें, या आप ऐसा फॉर्म बराबर में रख लें स्क्रीन के और आप उसको करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विजुअल चेक। आपने देख के डाटा को कंफर्म किया। ठीक है, अब आ जाए वैलिडेशन पे। तो सिंगल एंट्री पे, अच्छा वैलिडेशन वेरिफिकेशन जो है ना, ये डिजिटल भी हो सकती है, जैसे कि आपने डेटा ट्रांसफर किया तो उसकी वैलिडेशन वेरिफिकेशन हो रही है, पैरिटी चेक और चेकसम की। और ये मैनुअल भी हो सकती है, जो कि मैंने आपको भी बताया कि विजुअली चेक करो या डबल एंट्री करके चेक करो। लेकिन वैलिडेशन जो है वो 100% कंप्यूटर ओरिएंटेड फिनोमिनन है। और एक एक जो फील्ड में डाटा एंटर होता है, एक एक फील्ड में जो डाटा एंटर होता है उस पे ये चेक लगता है। फॉर एग्जांपल, आप जब ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसके ऊपर एक रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, दैट इज वैलिडेशन। या आपसे बोला जाए कि आप अपनी ईमेल को दोबारा एंटर करें और फिर सिस्टम चेक करेगा आपने ऊपर वाली ईमेल और नीचे वाली ईमेल दोनों सेम एंटर करी है, तो ये क्या है, वैलिडेशन। आपसे बोला जाए आपने पासवर्ड दोबारा डालो क्योंकि आप अभी पासवर्ड सेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, वैलिडेशन। सही है। अब आपने जो सारा फॉर्म एंटर कर दिया वो एक ईमेल में आ गया और आपसे कहा गया कि इसको वेरीफाई करें कि आपने ये डाटा हमें दिया था कि क्या ये सही है, तो वो क्या होगा, वेरिफिकेशन। आपने डाटा एक फॉर्म पे एंटर किया और आपके पास एक ईमेल आ गई, उसमें आपका सारा डाटा जो आपने एंटर किया उसमें लिखा हुआ और उसमें बोला कि आप इसको कंफर्म करें कि आपने यही डाटा एंटर किया था, ये वेरिफिकेशन। सारा डाटा आ गया ना एक साथ, फिल किया, आपने सबमिट का बटन दबाया, आपके पास एक ईमेल आ गई और आपसे कहा गया भाई ये विजुअल चेक हो गया ना, फुल रिकॉर्ड हो तो वेरिफिकेशन है, वन वन फील्ड हो वो वैलिडेशन। अच्छा, लेकिन वैलिडेशन इज प्योर कंप्यूटर ओरिएंटेड फिनोमेना। छोटे छोटे हम प्रोग्राम लिखते हैं हर फील्ड पे, जो डाटा एंटर हो रहा है उसके पीछे। सही है, वैलिडेशन की तो बात कर रहा हूँ, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ, वैलिडेशन की, कि आप हर फील्ड के ऊपर, अब आप लिखें ना, आप देखें, अब हम आ गए वैलिडेशन। वैलिडेशन, अब देखिए वैलिडेशन जो है, वैलिडेशन इज एन ऑटोमेटिक कंप्यूटर चेक। ऑटोमेटिक कंप्यूटर check
to ensure that automatic computer check to ensure that the data entered, that the data entered is sensible and reasonable. Reasonable. It does not check the accuracy of data. Does not check the accuracy of the data. क्या मतलब हुआ इसका accuracy of the data? फर्ज करें शाम तुम्हारी एज कितनी है? 60. अब हमने एक चेक लगाया हुआ है कि जो एज एंटर होगी दैट विल बी बिटवीन 15 एंड 20. तो वैलिडेशन चेक ये है कि 15 से 20 तक एज एंटर होनी चाहिए. हमने गलती से शाम की एज डाल दी 18. वैलिडेशन में तो क्लियर हो गया क्योंकि 15 to 20 अलाउड है. किसमें पकड़ा जाएगा? वेरिफिकेशन. ठीक है. तो एवरी डेटा दैट इज बीइंग एंटर्ड इज बीइंग चेक्ड फॉर फ्यू चेक्स बट वैलिड हो गया. वैलिड डेटा भी कैन स्टिल बी नॉन वेरीफाइड. वैलिड डेटा कैन स्टिल बी नॉन वेरीफाइड. क्या? डबल एंट्री वो वेरिफिकेशन है. डबल चेक फील्ड पे होता है जैसा कि पासवर्ड और ईमेल. अच्छा जी, वो वैलिडेशन हो जाएगी. अच्छा जी, अब आ जाए टाइप ऑफ वैलिडेशन. देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स पे बात कर लेते हैं. देयर आर नंबर ऑफ वैलिडेशन टाइप्स. ठीक है. देयर आर नंबर ऑफ वैलिडेशन टाइप्स. जैसे सबसे पहले है चेक डिजिट. चेक डिजिट चेक डिजिट हम पढ़ेंगे, ये भी थ्योरी के अंदर है. ये P1 में आएगा हमारे पास. P2 में बेसिकली ये नहीं आता, P1 में ज्यादा आता है. चेक डिजिट क्या होता है? जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि लेंदी हैं, लेंदी, जैसा कि आपका CNIC बार कोड नंबर होता है, जिस तरीके से IMEI जो आपके फोन का नंबर होता है, दीज आर वेरी लेंदी नंबर्स. तो इन नंबर्स को जब हम सिस्टम में एंटर करते हैं तो देर आर चांसेस कि हम गलत एंटर कर देंगे. यानी कि हम 1 2 3 4 की जगह पे हम 4 3 लिख देंगे, या हम 1 2 4 5 लिख देंगे, हमसे 3 स्किप हो जाएगा. या तो हम स्वैप कर देंगे वैल्यूज को, या हम रिप्लेस कर देंगे, या हम खा जाएंगे 1 2 4 लिख देंगे, 3 भूल जाएंगे एंटर करना. क्योंकि जितनी ज्यादा आप एंट्रीज नंबर्स में करते हैं उतने ज्यादा जो है ना वो आपसे नंबर में ऊपर नीचे के चांसेस हो जाते हैं. वी आर मेड टू डील विद शेप्स मोर देन नंबर्स. हम चेहरों से पहचानते हैं. नाम भी बातों पर हमें याद नहीं था, लेकिन चेहरे से याद थोड़ी आ रही है. बच्चा तो मेरे पास वहां पढ़ता है. फर्ज करो अगर आपका नाम मुझे याद नहीं है, मैं आपको देख के तो पहचान जाऊंगा. तो ऐसे ही आपके फोन बुक के अंदर सारे नंबर्स आपने नामों से सेव किए हुए हैं, नंबरों से सेव तो नहीं होते. आपको अपने दोस्त के घर का पता होता है कि वो कहाँ है, लेकिन उसके घर का एड्रेस नहीं पता होता. तो वी आर मेड दैट वे. सो इफ वी आर एंटरिंग जस्ट नंबर्स, वी आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट आवर नेचर. ऐसा ही है ना, हम अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. तो जब हम अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो हमसे गलतियां तो होंगी. ऑलराइट. तो चेक डिजिट इसलिए होता है कि आपके बेसिकली नंबर्स को अंदाजा लगाया जाए कि सही एंटर हुआ या नहीं हुआ. जैसे मेरा जो CNIC है उसका लास्ट डिजिट है 9. आप में से किसी को याद है आपके CNIC का लास्ट डिजिट क्या है? 9 है? नहीं नहीं यार. किसी का 3 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 1 होगा. तो ये इट्स अ होल प्रोसेस. जब आप पूरा नंबर एंटर कर देते हैं तो उसके बाद वो प्रोसेस चलता है, फिर एक नंबर जनरेट होता है, डिजिट जनरेट होता है, और फिर वो आखिरी डिजिट के साथ मैच होता है. दिस इज कॉल्ड चेक डिजिट. द लास्ट 1 or 2 digits in the code are used to check the other digits are correctly entered or not. इसके बाद हमारे पास दूसरा है फॉर्मेट चेक. व्हाट? फॉर्मेट चेक. अच्छा, फॉर्मेट चेक का मतलब ये, जैसे आप डेट डाल रहे हैं तो वो कह रहा है भाई आप जो है ना वो DD/MM/YY करके डालें. तो स्लैश की जगह आप डैश नहीं डाल सकते, क्योंकि उसने क्या बोला है, फॉर्मेट में स्लैश है तो आप वही डालेंगे. फॉर्मेट में स्लैश है तो फॉर्मेट में स्लैश है तो डालें आप. चेक द डेटा इज इन द राइट फॉर्मेट, जो भी हमने फॉर्मेट बताई है. इसके बाद हमारे पास आता है लेंथ चेक. फॉर्मेट चेक की फॉर्मेट में कुछ लूज फॉर्मेट्स होते हैं. जैसे आप पासवर्ड डालते हैं तो वो कहता है कि योर पासवर्ड डज नॉट हैव डिजिट्स.
फिर वो कहता है कि आपके पासवर्ड के अंदर कैपिटल स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, डिजिट, एक स्पेशल सिंबल भी होना चाहिए, वो लेंथ है। वो योर पासवर्ड कैन नॉट बी ऑफ लेस देन 8 कैरेक्टर्स, तो वो लेंथ चेक है। और ऐसे आप ईमेल डालते हो, ईमेल एड्रेस, तो अगर आप डॉट या एट भूल जाओगे तो सिस्टम क्या करेगा, आपको एरर देगा। लेकिन अगर आप लिखोगे a@b.c तो वो ले लेगा .com। ठीक है ना। वो ये चेक नहीं करेगा कि ईमेल सही है या नहीं है, कहेगा फॉर्मेट सही होने चाहिए, बस इसमें एक एट होना चाहिए, एक डॉट होना चाहिए। लेंथ चेक क्या होता है, चेक्स द डेटा इफ इट इज टू लॉन्ग और टू शॉर्ट और एग्जैक्ट। अब जैसे आप अपना किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो बिल्कुल पक्के पक्के 13 डिजिट्स हैं वो डालने हैं, ना ज्यादा डाल सकते हैं ना कम डाल सकते हैं। पीएनआर होता है, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको टिकट के ऊपर नंबर मिलता है, पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड नंबर, वो फिक्स होना चाहिए। बार कोड है, फिक्स होना चाहिए। ठीक है ना। ये हो गया फिक्स नेचर। फिर दूसरा हो गया जो उन्होंने पूछा पासवर्ड का। पासवर्ड में आपने पूछा, पासवर्ड के में होता है कि पासवर्ड कैन नॉट बी ऑफ लेस देन 8, तो इसका मतलब है मिनिमम 8 होना चाहिए, मैक्सिमम आप 10 12 15 जितने रखो। लेंथ चेक में आता है एवरी सिंगल कैरेक्टर विच इज बीइंग एंटर्ड इज बीइंग काउंटेड। उसको हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल उसमें ये होता है कि जब पहली बार आपका नंबर जनरेट होता है ना, तो उस नंबर को एक प्रोसेस से, विच इज नोन टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, एक प्रोसेस से गुजार के एक डिजिट जनरेट करके और आपके ओरिजिनल नंबर के साथ उसको फिट कर दिया जाता है। फिर जब आप री एंटर करते हैं सिस्टम में, तो वो आखिरी वाला डिजिट अलग करके वही प्रोसेस बाकी डिजिट्स के ऊपर परफॉर्म करता है। सिस्टम अपना एक नंबर जनरेट करता है, डिजिट, और फिर दोनों डिजिट को मैच करता है। अगर आपने नंबर सही एंटर किया होगा तो दोनों डिजिट मैच हो जाएंगे, अगर नहीं किया होगा तो वो मैच नहीं होंगे, उससे पता चल जाएगा कि नंबर जो है वो गलत एंटर हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया लेंथ चेक के बाद प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस चेक, अब ये प्रेजेंस चेक ही बेसिकली वो चेक है जो आपके पास लिटिल रेड स्टार वाला चेक होता है, यू कैन नॉट लीव दिस फील्ड ब्लैंक। या आप सबमिट करते हैं तो सिस्टम बोलता है कि यार आप जो है आप ये फील्ड जो है एंटर करें, यू कैन नॉट लीव देम ब्लैंक। तो प्रेजेंस चेक मेक श्योर दैट द डाटा हैज बीन एंटर्ड इनटू अ फील्ड, इट इज नॉट लेफ्ट ब्लैंक। इसके बाद हमारे पास आ रहा है टाइप चेक। टाइप का मतलब यहाँ पे डेटा टाइप है, चेक्स द डेटा एंटर इज ऑफ एक्सपेक्टेड टाइप, यानी कि आप नामों में अपने डेटा टाइप्स पढ़ी थी ना मेरे साथ। तो स्ट्रिंग है तो उसमें नहीं, स्ट्रिंग तो सबको एक्सेप्ट कर लेता है, स्ट्रिंग में तो डेटा वेटा सब आ जाता है, स्ट्रिंग में तो डेटा वेटा सब आ जाता है। लेकिन अगर आप नंबर है, फोन नंबर, और उसके अंदर आप जो है वो नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, टाइप चेक चेक्स द डेटा एंटर्ड इज ऑफ ए करेक्ट डेटा टाइप। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है रेंज चेक। रेंज वो है जो हम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त। रेंज क्या है हमारे पास, रेंज चेक है। रेंज चेक का क्या मतलब है कि आप जो नंबर एंटर कर रहे हैं वो विद इन अ रेंज होना चाहिए, चेक्स दैट द वैल्यू फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। जैसे कि मैंने आपको बोला एज शुड बी बिटवीन 15 and 20। अब ये इंक्लूसिव है या इंक्लूसिव नहीं है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, अब एनी क्वेश्चन? वंडरफुल। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है हमारा लाइब्रेरी रूटीन्स। व्हाट लाइब्रेरी रूटीन्स? लाइब्रेरी रूटीन्स, लाइब्रेरी रूटीन्स का मतलब यह है कि किसी भी लैंग्वेज में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। और कब आपके जैसे सेल फोन के ऊपर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, एक पेन दीजिएगा कुछ नहीं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अहमद बिलाल, जहरा इलाही, दीना, दीपक प्रेजेंट। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं सलमान एहसन। सलमान, इज दिस जूम यूजर यू सलमान? जी। मिकाइल, हुसैन शाह, हुसैन शाह उम्र पे क्या हो, शाम, जुनैरा इदरीस, she's here, अहमद शाहिद, माहम एहतशाम, मुस्तफ़ा सादिक प्रेजेंट।
ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो लाइब्रेरी रूटीन्स हैं, लाइब्रेरी रूटीन इज अ सब रूटीन, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना सब रूटीन, हमने फंक्शंस बनाए, प्रोसीजर्स देखे, तो वो सब रूटीन और रीयूजेबल कोड फ्रैगमेंट दैट इज प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। हर दुनिया के सॉफ्टवेयर की, हर दुनिया के लाइब्रेरी के अंदर, हर दुनिया की लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होते हैं। आपके कैलकुलेटर में भी तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैथ्स में भी आपने कुछ फंक्शंस पढ़े होंगे। ये फंक्शंस कंप्यूटर के अंदर बटन के तौर पे नहीं, बल्कि लिटिल ऑलरेडी रिटन कोड के तौर पे होते हैं। जैसा कि फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखूं x इज इक्वल टू सम ऑफ 8 and 5, तो ये सम विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, अ फंक्शन। जो ये इनपुट लेके इस पे जो भी काम करके देगा वो हम x में कैच करेंगे, तो ये दिस सम इज अ फंक्शन। ठीक है, तो library routines can be written in any programming language and can be used to perform common tasks such as import, output, string manipulation। जो हमारे पास फंक्शंस हैं उसमें हमारे पास, आपने अगर आपको याद हो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था div और mod, वो एज फंक्शन भी काम कर सकते हैं। अब हम जो है वो दो पढ़ेंगे, राउंड और रैंडम। आपके सिलेबस में जो टोटल फंक्शन है वो चार है बाय सिलेबस, div, ठीक है, और div के साथ में दूसरा कौन सा पढ़ा था, mod। आज हम दो पढ़ेंगे, राउंड और रैंडम। लेकिन एक और हम पढ़ेंगे इंटीजर, जो कि पास पेपर्स में अपियर होता है, लेकिन हमारे पास जो है वो उसमें नहीं होता, क्या नाम है, सिलेबस में नहीं है। तो पहले हम पढ़ेंगे राउंड। राउंड का फंक्शन, अच्छा रूटीन्स या फंक्शंस को हम ऐसे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो पैरेंथेसिस से पता चलता है कि इट्स अ फंक्शन। पैरेंथेसिस मींस कि आप पैरेंथेसिस में इसको इनपुट देंगे, ठीक है, आप इसको इनपुट देंगे। तो अब फर्ज करें हमारे पास एक वैल्यू है एक्स की, वो है 4.785624। कितने डेसिमल डिजिट्स हैं इसके अंदर, डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 6। ठीक है, अब मैं इसको बोलूं y इज इक्वल टू राउंड ऑफ x अप टू 3 प्लेसेस। सही है, y इज राउंड ऑफ x अप टू 3 प्लेसेस। तो अब क्या होगा, सिस्टम यहां से राउंड करना, आपको तो पता है ना कि 0.5 या उससे ऊपर राउंड अप होता है, 0.5 या उससे नीचे क्या होता है, राउंड डाउन होता है। तो अब आप देखें ये 4 है तो ये राउंड डाउन होगा, खत्म। 2 है, राउंड डाउन होगा, खत्म। हमें 3 प्लेसेस तक करना है, यानी कि यहां तक। अब जब 6 राउंड होगा तो ये 5 को क्या कर देगा, तो ये बन जाएगा 4.786। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि z इज इक्वल टू राउंड ऑफ x कॉमा 1, तो ये 4 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, 6 5 को 6 करके खत्म हो जाएगा, 6 8 को 9 करके खत्म हो जाएगा, और 9 7 को 8 करके खत्म हो जाएगा। राउंड हो रहा है ना, राउंड। तो ये जो 2 और 4 है ये राउंड डाउन हो गए, बाकी सब राउंड अप हो गए। तो अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि n इज इक्वल टू राउंड ऑफ x कॉमा 0, या मैं लिखूं n इज इक्वल टू राउंड ऑफ x, तो ये दोनों एक ही बात होगी। ये दोनों क्या है, बेसिकली सेम। अच्छा, अब इनका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आप इसको ऊपर वाले इंटीजर डिजिट जो भी राउंड करके आप इसको, जो आपका होल नंबर आ रहा है उसके ऊपर कर दें। तो अब आप देखें ये सारे एक दूसरे को करते 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 इसको 9 बना देंगे, और 9 4 को 5 बना के खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 5। तो x को 0 तक किया तो इसको हमने बिल्कुल राउंड कर दिया टू द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम। आप डाइस इस्तेमाल करते हैं ना लूडो में, आप ऐसे करके डाइस फेंकते हैं, 1 2 6। थोड़ा सा वेट करें, आसान हो जाए। तो रैंडम का फंक्शन क्या करता है, ये इसका सिंटैक्स है, फिक्स सिंटैक्स है। आपको जहां तक रैंडम नंबर जनरेट करना हो आप यहाँ मल्टीप्लाई के बाद लिखेंगे, तो रैंडम मल्टीप्लाई एक्स, इट विल जनरेट अ रैंडम बिटवीन 0 and 6। अच्छा, ये 0 से ही शुरू करता है।
आपके सिलेबस में इस रैंडम के फंक्शन को इस तरह बताया गया है कि अगर आप इसको इस सिंटैक्स में इस्तेमाल करेंगे, ये फिक्स सिंटैक्स है। ठीक है, ये क्या है? फिक्स सिंटैक्स। ये जो है ना फिक्स सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब होता है ऐसे ही लिखना है। हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, ऐसे ही लिखना है, इट इज फिक्स्ड। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कंप्यूटर उसमें एरर देगा कि आपने इसको ऐसे नहीं लिखा। ये मतलब होता है सिंटैक्स। जी जी। लेकिन 1 to 6 कर दिया आपने। हाँ, इस पे बात करते हैं ना। अब जैसे आप कह रहे थे कि हम डाइस को समझते हैं, डाइस विल ऑलवेज बी जनरेटिंग 1 to 6। अब अगर मुझे 1 to 6 करना है, मेरे पास यहाँ पे मसला ये है कि ये सिर्फ 0 से कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपर बाउंड को 5 करूंगा, तो ये 0 to 5 जनरेट करेगा। तो उसमें हमेशा 1+ हो जाएगा। 0 जनरेट करेगा तो आंसर क्या आएगा? 1। 3 जनरेट करेगा तो आंसर क्या आएगा? 4। और मैक्सिमम क्या जनरेट कर रहा होगा? 5, तो आंसर क्या आएगा? 6। तो इस तरह मतलब है मिनिमम 0 से 1 हो जाएगा और मैक्सिमम 5 से 6 हो जाएगा। तो इन बिटवीन जो नंबर जनरेट हो रहा होगा 1 to 6 हो रहा होगा। है 0 × 5? 0 नहीं है, रैंडम का फंक्शन है भाई। जो भी रैंडम का फंक्शन नंबर जनरेट कर रहा है उसमें +1 हो रहा है, 4 हो जाएगा। मिनिमम 1 इसलिए कि जो सिस्टम जनरेट करता है वो 0 करता है, +1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमें तो मतलब डाइस को रेप्लिका बनानी है ना, डाइस हमें 1 से 6 तक कुछ भी जनरेट कर देता है ना। अपर बाउंड का मतलब है कहाँ तक जनरेट करना है। अगर मैं 10 डालूंगा तो 0 से 10 तक जनरेट होंगे रैंडम नंबर। अगर +1 कर दिया तो मतलब 1 से लेकर बेटा इसका +1 जो है ना ये एडिशनल है। +1 का उस रैंडम के फंक्शन से ताल्लुक नहीं है, रैंडम का फंक्शन यहाँ खत्म। जो भी इसमें से जनरेट होगा नंबर, उसमें हम +1 कर देंगे ताकि हमें इफेक्ट ये मिले। हमने अपर बाउंड को क्या कर दिया है? 5। तो इसका मतलब 0 से 5 जनरेट होगा, कोई भी जनरेट हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो हम उसमें जब 1 कर देंगे तो 1 से 6 हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। 3 जनरेट होगा 4 हो जाएगा, 2 जनरेट होगा 3 हो जाएगा, 0 जनरेट होगा 1 हो जाएगा, 5 जनरेट होगा 6 हो जाएगा। इफेक्ट तो वही रहेगा ना 1 to 6 का रैंडम इफेक्ट। बिल्कुल जा सकते हैं, आप 60 लिख दें तो 0 से 60 जनरेट करेगा। +2 करोगे तो +2 कर देगा। है 0 to 6 फॉर एग्जांपल रैंडम 5 आप जो मल्टीप्लिकेशन बाय 5 किया तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें और देन रैंडम को हटाकर फिर ऐड 1 कर दें। तो नहीं, ये नहीं कर सकते। सिंटैक्स फिक्स्ड है। आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स लिखना है, उसके आगे फिर आपको जो भी करना है उसके साथ आप कर सकते हैं। +2 किया तो +2 करेंगे तो 3 जनरेट होगा तो 5 बन जाएगा। अब इसको छोड़ दें, जब वक्त आएगा उसको डिस्कस करें। ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये एक नंबर जनरेट करके देगी 0 से 5 तक। अब हमारे पास डाइस में 1 से 6 होता है, तो जो भी आपके पास नंबर जनरेट होगा +1। हमें तो 1 से 6 चाहिए।